सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी जिद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ही नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही है। अगर कहीं आग तो वो आग लगनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया जो किसी आम व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं है। इन्हें जिस रूप में हम जानते हैं, सबसे बड़ी जो बात है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था भारत का एकीकरण, यूनाइटेड इंडिया। टुकड़े टुकड़े जोड़ करके आज जिस रूप में हम भारत को देखते हैं, उस रूप में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, पहले हमारे सूचना मंत्री। इसके अलावा इन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जब वो भारत के संविधान सभा में शामिल होने वाले प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, सलाहकार समिति के अध्यक्ष, जनजातीय और जो हमारे ट्राइबल मामले थे उसके मंत्री थे, और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए। तो आज बात करते हैं इनके जीवन की। देखिए, प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो सरदार पटेल का जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ था। यानी गुजरात स्टेट में जो है वो पैदा हुए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेशे से एक किसान थे, जमींदारी का काम करते थे। और इनकी मैं अगर थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो इनके पिताजी झवेर भाई पटेल, इनके माताजी का नाम लाडवा पटेल, इनके भाई बिलपल भाई पटेल थे, पत्नी इनकी जवेरा भाई पटेल। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इनके पुत्र का नाम दहाबाई पटेल और पुत्री का नाम मणिबेन पटेल थे। लेकिन इनकी जीवन जितना संघर्षपूर्ण था उतना किसी आम व्यक्ति का होता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि लेने वाले विद्यार्थी थे। शुरुआती जीवन में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा करेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ डेवलप होती गई और उन्होंने अपने अंदर ऐसे व्यक्तित्व का विकास किया, निर्माण किया, जिसे आज हम देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे व्यक्ति निखर कर सामने आए जिसने भारत की आज़ादी से लेकर भारत के गठन तक अपनी एक अलग ही पहचान हमारे बीच छोड़ी है। सरदार पटेल की अगर मैं बात करूं प्रारंभिक जीवन की, तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गुजरात में ही हुई और उसके बाद इनका मन था कि आगे की पढ़ाई करे, लेकिन घर के हालात उतने बेहतर नहीं थे कि सारे बच्चे जो है वो बाहर जाकर पढ़ सके। तो इनके बड़े भाई थे, उनकी भी जिद थी कि वो भी बाहर जाके पढ़े। तो सरदार पटेल ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और अपने बड़े भाई को जो है पहले विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा ही नहीं, अपितु उन्हें पूरी तरह से जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जब तक वो पढ़ रहे थे। फिर जब बाद में संयोग बना, मौका मिला, तो खुद भी विदेश गए और उन्होंने जो है लंदन में जा कर के वहाँ से मतलब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी और एक सफल वकील बनकर भारत लौटे। और जब बाद में उनकी पढ़ाई इतनी बेहतर उनकी रुचि हो चुकी थी कि लंदन में जो है जो उनका 36 महीने का जो कोर्स होता था, अपने 36 महीने की पढ़ाई को महज 30 महीनों में पूरा करके स्वदेश लौटे, भारत लौटे। और भारत में उन्होंने वकालत का काम शुरू कर दिया अहमदाबाद हाई कोर्ट में। तो बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे और उनकी डेडिकेशन की एक बड़ा प्यारा उदाहरण है। देखिए, सरदार पटेल ने एक व्यक्ति का केस लिया था, बहुत निष्पक्ष, सच्चे पक्के और थोड़े कठोर व्यक्ति भी थे। तो वो केस लड़ रहे थे और केस लड़ते लड़ते उन्हें टेलीग्राम मिलता है और उनके जो पीएन होते हैं उन्हें वो टेलीग्राम दे देते हैं। वो उस समय केस लड़ ही रहे थे, हेयरिंग कर रहे थे, वकालत कर रहे थे
और टेलीग्राम में लिखा होता है कि घर में उनकी पत्नी का निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है। उन्होंने वो तार टेलीग्राम लिया और जेब में डाला और उसके बाद लगातार वकालत करते रहे। और जब केस ख़त्म हुआ और लोगों को पता लगा, जज को, बाकी अन्य साथियों को, तो सब लोग दंग रह गए उनको देखकर कि इतनी बड़ी इनके साथ घटना हुई है, लेकिन फिर भी सरदार पटेल डटे रहे और केस को बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। तो यहीं से पता चलता है उनकी दृढ़ता का। वो कर्मयोगी व्यक्ति थे, काम में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे और बहुत ही डेडिकेटेड होकर जिस काम के ऊपर हाथ डाल लेते थे उस काम को तब तक छोड़ते नहीं थे जब तक वो काम कंप्लीट ना कर दे। तो ऐसे अनुशासित और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद जब वो पहले तो उन्होंने वकालत का काम शुरू किया और काफ़ी समय तक वो वकालत करते रहे, लोग के लिए लड़ते रहे। फिर इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है और महात्मा गांधी के विचारों से सरदार पटेल बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति इतने सारे लोगों को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो युद्ध छेड़े हुए है और अंग्रेजों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सरदार पटेल भी उनसे इम्प्रेस हो गए और बापू से मिलकर, गांधी जी से मिलकर इन्होंने सलाह मशवरा किया और वो भी स्वतंत्र संग्राम में कूद गए। तो सबसे पहले सरदार पटेल ने जो अपने आंदोलन की शुरुआत की थी वो की थी खेड़ा आंदोलन से। खेड़ा आंदोलन बहुत प्रसिद्ध था और ये खेड़ा आंदोलन इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ये घटना है गुजरात की, खेड़े ज़िले की। उस समय उस एरिया में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद हो गई थी और किसानों के पास ना तो कमाई थी ना बहुत ज़्यादा फसल हुई थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्या कर दिया था, कर में वृद्धि कर दी थी। अंग्रेज़ों को तो लगान चाहिए था और सारी किसानों को इकट्ठा करके सरदार पटेल ने आंदोलन शुरू कर दिया और उन्हें अपनी बात रखी कि जिस वर्ष जो है पहले ही हमारे पास फसल नहीं है, फसल का नुकसान हुआ है, उस स्थिति में एक किसान किस तरह से जो है वो आपको कर का भुगतान कर सकता है। और इतने तीव्र कर दिया अपने किसान आंदोलन को कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा, घुटनों के बल ला दिया अंग्रेजी सरकार को। तो अंग्रेजी सरकार ने लास्ट में एक ड्राफ्ट तैयार करा और उसमें कंडीशन रख दी कि जो किसान कर देने के योग्य है, स्थिति में है, वही कर दे, बाकी किसानों का कर इस बार माफ़ कर दिया जाता है। वहीं से इनकी पहचान बननी शुरू हुई और अब उन्हें एक यंग लीडर के रूप में देखा जा रहा था, खेड़ा ही नहीं अपितु पूरे भारत में। दूसरा इन्होंने जो आंदोलन किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो क्या था, बारदोली का सत्याग्रह या बारदोली का आंदोलन। ये भी अंग्रेज़ों की कर के खिलाफ ही था, अंग्रेजी हुकूमत में। इसमें भी क्या किया था अंग्रेज़ों ने, इसमें अंग्रेज़ों ने कर की जो वृद्धि कर दी थी, इन टैक्स को बढ़ा दिया था, 30% तक बढ़ा दिया था कर, जिससे किसान परेशान हो गए थे क्योंकि जो कुछ भी किसान कमाते थे वो सब जो है वो पैसा उनका कर में चला जाता है, टैक्स में चला जाता। तो अपने लिए क्या बचाएंगे, परिवार के लिए क्या बचाएंगे, खाएंगे क्या। तो पूरे किसान परेशान हो गए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली में ये सत्याग्रह किया गया और सरदार पटेल ने सब किसानों को अपने साथ मिलाकर इस आंदोलन को भी इतना तेज कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छूटने लगे थे और लास्ट में इसमें भी अंग्रेज़ों ने कंप्रोमाइज़ कर दिया और टैक्स स्लैब को कम कर दिया। अब सरदार पटेल बहुत पावरफुल व्यक्ति हो चुके थे 1930 तक और अब उन्हें जो है वो भारत ही नहीं बल्कि भारत के तमाम कोनों में उनकी जान पहचान बन गई थी। उन्हें लोग देखने लगे थे कि सरदार पटेल एक डेडिकेटेड पर्सन है और गांधी जी को भी लगने लगा था कि अगर हमारे आंदोलन को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं तो वो सरदार पटेल है। तो गांधी ने जो है उन्हें कहा कि वो हमारे तमाम आंदोलनों में सहयोग करे और उसके बाद सरदार पटेल ने एक के बाद एक अनेक आंदोलन में जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बेहतरीन जो है वो तरीके से आंदोलन को निभाया, जिसमें हमारा असहयोग आंदोलन शामिल है। उसमें भी सरदार पटेल ने जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्वराज आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 4 प्रमुख आंदोलन थे
जिसमें सरदार पटेल ने जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश को आज़ादी दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया। इसके लिए कई बार इन्हें यातनाएं भी सहनी पड़ी, कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उससे घबराने वाले व्यक्ति नहीं थे। सरदार पटेल बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन थे, हिम्मत बहुत बेहतर थी उनके अंदर। उसके बाद जब सरदार पटेल बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके थे तो कराची में एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 को, जिसमें कुछ कंडीशंस होती है। एक समझौता होता है महात्मा गांधी और इरविन के बीच, अंग्रेजी अधिकारी इरविन के बीच, और इस समझौते के दो बिंदु होते हैं। एक होता है मूलभूत राजनीतिक सुविधाएं और दूसरा होता है राष्ट्रीय आर्थिक सुविधाएं। इसमें होता क्या है, क्लोज कर दे। इसमें दो बिंदुओं को रखा गया था। एक थी हमारी मूलभूत राजनीतिक अधिकार, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत से कुछ रियायतें मांगी गई थी भारत के द्वारा, जैसे अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को जो है वो स्वतंत्रता दी जाए आने जाने की, और प्रेस को भी पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए अपनी बात को लिखने की और दूसरे तक पहुंचाने की। दूसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा, बेशक मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता। चौथा, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। फिर निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी। सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव। तो ये हमारी थी कुछ मूलभूत राजनीतिक अधिकार। दूसरा हमने मांगे थे राष्ट्रीय आर्थिक अधिकार। इसमें हमने किसानों को कर्ज से राहत दिलाने के लिए कोशिश की थी। मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने के अधिकार, लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, प्रमुख उद्योगों जैसे परिवहन और खाद्यान्न को सरकारी स्वामित्व नियंत्रण। ये कुछ सुविधाएं थी जो हमारी इस दो कंडीशन में हुई थी, और इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये सब काम तो उन्होंने किए ही किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सरदार पटेल को जिस रूप में हम मानते हैं जानते हैं, जो उन्होंने काम किया था वो उन्होंने किया था राष्ट्रीय एकीकरण का, यानी भारत को एक बनाने का काम किया था। उससे पहले इनके महत्व को हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 1948 में चुनाव हो रहे थे। उससे पहले 1946 में हम जैसे जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था, और संविधान सभा में सरदार पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रांतीय समिति मतलब एक ऐसी समिति थी जिसका मुख्य काम था कि देश के अलग अलग जो रियासतें हैं उसको आपने मर्ज करना है, किसमें, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत बड़ा काम था, क्योंकि बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो उस समय इस लेवल में नहीं थी कि वो समझ पाए बात को कि देश का एक होना कितना आवश्यक है। कुछ कह रहे थे हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, कुछ कहते हम अपना देश ही अलग बना लेंगे। तो सोचिए, अगर सरदार पटेल ना होते तो अगर हमें भारत से जो है वो दिल्ली जाना है तो अभी हमें 2-3 देशों से होकर गुजरना पड़ता, और हमें वीज़ा लेना पड़ता। भाई पंजाब का वीज़ा दो, हरियाणा का वीज़ा दो, उत्तर प्रदेश का वीज़ा दो। यानी ये भारत जो है एक भारतीय उपमहाद्वीप ना होकर विभिन्न देशों का एक आइलैंड होता। तो देख, सबसे पहले क्या बने, ये संविधान सभा में बहुत सारी समिति थी इनके अंतर्गत, जिसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार समिति इनके अंतर्गत काम करी थी। फिर हमारी SC ST कम्युनिटी के लिए जो हमने एक समिति बनाई थी वो इनके निरीक्षण में काम करी थी। फिर हमारे जो वंचित शोषित व्यक्ति थे उनके लिए हमने समिति बनाई थी, वो इनके अंतर्गत काम करी थी। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो प्रांतीय समिति थी, यानी सब प्रांतों को एक करने का प्रयास, उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। तो देख, ये तो इनका संविधान सभा में योगदान रहा। और दूसरा, जब संविधान सभा में गांधी और अंबेडकर के बीच विवाद चल रहा था आरक्षण को लेकर, तो उस आरक्षण विवाद को भी कहीं ना कहीं कम करने में प्रयास रहा सरदार पटेल का। बहुत समझदार व्यक्ति थे। जब वो अंबेडकर से बात करते तो अंबेडकर बिल्कुल मना कर देते भाई कि इन्हें आप हमारा इस्तीफा ही लेके जाइए, अगर आप हमारी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करना चाहते तो मेरा फिर संविधान सभा में रहकर फ़ायदा क्या है।
तो सरदार पटेल बिल्कुल उनकी बात को भी मानते हैं, गांधी जी की बात को भी मानते हैं, और बीच में जो है मिडल मैन का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, और देश को जो है वो आगे ले जाने के लिए दोनों को साथ लेके आते हैं, गांधी को भी और अम्बेडकर को भी, दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है 1948 को, देखिए इनकी समझ इतने समझदार व्यक्ति थे, अगर चाहते तो ये भी अड़ जाते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपना साहस, धैर्य और सेक्रीफाइस किसे कहते हैं वो हमें इनसे सीखना चाहिए। 1948 में इलेक्शन हो रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के। हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष एक प्राइमरी मोटिव था, उसके पीछे जो दूरदर्शी सोच ये थी कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा आने वाले समय में वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो वहाँ पर वोटिंग होती है, 15 वोट होते हैं, और कहते हैं कि 15 में से जो है वो लगभग 12 से 12 वोट जो है वो पटेल को मिलते हैं और 2 वोट किसी अन्य व्यक्ति को मिलते हैं। नेहरू के पक्ष में सिर्फ 1 वोट होता है। यानी पब्लिक या भारत क्या चाह रहा था कि सरदार पटेल जो है भारत के आने वाले यानी पहले प्रधानमंत्री बने। तो पटेल को जो है वो मिल गई सहमति, यानी पटेल को जो है वो वोट मिल गए अध्यक्ष बनने के लिए। फिर वो नेहरू से पूछते, गांधी जी पूछते नेहरू से कि भाई आपकी क्या राय है, तो नेहरू उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करते। मतलब क्लियर था भाई नेहरू की मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू जवाब नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं गांधी जी का झुकाव भी, ऐसा कहा जाता है नेहरू के मामले में कि गांधी जी का झुकाव भी नेहरू की तरफ था। तो अब समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब गांधी जी चाह रहे थे नेहरू बने, नेहरू भी चाह रहे थे कि नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन संपूर्ण भारत चाह रहा था कि सरदार पटेल बने। तो कहते हैं कि गांधी जी ने जो है एक चिट्ठी लिख के दिया सरदार पटेल को, और सरदार पटेल पढ़ते हैं और चिट को जेब में रख लेते हैं, और तुरंत जो है मीटिंग में घोषणा कर देते हैं कि मैं जो है अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस लेता हूँ। तो अब नंबर 2 कौन रहे सबसे बड़े दावेदार? नेहरू। तो क्योंकि गांधी जी भी क्या अप्रोच नेहरू को ही कर रहे थे। तो देखिए अगर वो चाहते तो वो पीएम बन सकते थे, यानी लोग पार्टी तो उनकी फेवर में थी, लेकिन फिर भी वो पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें पता था भी नेहरू नंबर 2 पे काम करना नहीं चाह रहे थे। और गांधी जी ने तो कहा भी था कि अगर सरकार एक गाड़ी है तो नेहरू और पटेल इसके 2 पहिए हैं, अगर इनमें से एक पहिया भी हट गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो गांधी जी भी चाहते थे कि दोनों रहे पॉलिटिक्स में, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट था इनका आपस में, तो पटेल जी मान जाते हैं। गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो, और गांधी जी के कहने पे पटेल जी बिल्कुल सहमत हो जाते, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेहरू को ही आप क्या बनाइए, भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। तो उसके बाद नेहरू पीएम बनते हैं। लेकिन गांधी जी एक बात पहले ही बोल देते हैं कि नेहरू को पीएम बनाया गया, लेकिन नेहरू को डील करनी पड़ेगी एक्सटर्नल अफेयर से, यानी विदेशी मामले। सरदार पटेल का अनुभव ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो सरदार पटेल जो है हैंडल करेंगे देश के आंतरिक मामले, यानी देश के अंतर्गत जितनी भी अंदर की गतिविधियां हैं उसको हैंडल कौन करेंगे? सरदार पटेल। और उसके बाद जब बन जाते हैं ये, तो ये नेहरू को बनाया जाता है पीएम, और पीएम के साथ इनको काम दिया जाता है एक्सटर्नल अफेयर का, यानी विदेशी मामले का। नेहरू जी बनते हैं उप प्रधानमंत्री, साथ में इनको मिलता है गृह मंत्रालय, साथ में मिलता है इनको सूचना मंत्रालय, और बहुत सारे अन्य मंत्रालय के ये हेड बनाए जाते हैं सरदार पटेल। और सबसे मुश्किल काम देखिए, नेहरू जब पीएम बन गए थे, नेहरू को भी पता था कि अब पाकिस्तान अलग हो गया है और देश में इतनी सारी रियासतें हैं, तो इतना आसान नहीं है सब रियासतों को एक साथ लाना। तो सरदार पटेल, नेहरू ने भी क्या करा, सरदार पटेल को आगे कर दिया। भाई सरदार पटेल जो हमारे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे, गृह मंत्री भी है, उप प्रधानमंत्री भी है, ये देखेंगे भाई ये डिस्प्यूट, यानी भारत के एकीकरण का काम कौन करेंगे? सरदार पटेल करेंगे। तो सबसे मुश्किल काम यही था। और कहते हैं सरदार पटेल की बड़ी एक पॉलिसी, बड़ी प्रसिद्ध थी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि भाई वो पहले ही बोलते कि तुम गाजर खाओगे या डंडे से मानोगे। तो बड़े स्टिक भी थे और बहुत समझदार भी थे। तो सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया, जिस रूप में इनकी पहचान होती है पूरे भारत में, वो था रियासतों का एकीकरण। देखो जब भारत आज़ाद हुआ
तो भारत आज़ाद होने के बाद जो है वो 2-3 टुकड़ों में बट गया। एक तो वो हिस्सा था जो अंग्रेज़ों के अधीन था, वो तो दे रहा था भारत को। दूसरा वो हिस्सा था जो रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने रियासतों को सीधे क्या दे दी, एक स्टेटमेंट दे दी कि आप चाहे तो भारत में मिलो, आप चाहे तो पाकिस्तान में मिलो, और आप अगर चाहे तो अलग से अपना देश बना लो। तो छूट तो उनको किसने दे दी, अंग्रेज़ों ने दे दी। तो सरदार पटेल भी बहुत समझदार व्यक्ति थे, बहुत पावरफुल भी थे। इन्होंने बोला अच्छा अलग अलग जाएंगे, तो उन्होंने जो है वो विलय पत्र निकाल दिया एक, और उसको साइन कराने के लिए सभी रियासतों को दे दिया। तो बहुत सारी रियासतें तो समझदार थी, उन्हें पता था कि सरदार पटेल ऐसे ही नहीं हल्के आदमी नहीं है, बहुत पावरफुल आदमी है। पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं तो फिर इनके पास और भी तरीके हैं समझाने के। तो बाकी रियासतें लगभग उन्होंने मना ली। 3 रियासतें अड़ गई जो मान ही नहीं रही थी बात। उसमें शामिल था हमारा हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर। इन्हों तीनों ने मना कर दिया कि हम ना तो भारत में मिलना चाहते ना पाकिस्तान में। हालांकि इनका इशारा था, हैदराबाद चाह रहा था कि वो पाकिस्तान में मिलेगा, जूनागढ़ भी चाह रहा था कि वो पाकिस्तान में मिलेगा, और JNK ने कहा कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम तो अपना अलग ही देश बना लेंगे, हम तो बोले इसको स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो विवाद चला। तो देखिए क्या हुआ, सरदार पटेल बहुत समझदार थे। उन्हें पहले प्यार से समझाया, निजाम को भी और दूसरे राजा को भी। तो जब इन्होंने माना नहीं तो सरदार पटेल भी, राजनीति आती थी इनको, उन्होंने पब्लिक से बात की, और पब्लिक चाह रही थी कि वो भारत में मिले। तो कहते कि इन्होंने प्लेबिसाइड कराया था, मतलब वहाँ पे जनमत संग्रह कराया था, वोट डलवाए थे कि आप किसके फेवर में जा रहे हो। और दोनों ही राज्यों में जो है बढ़त किसको मिली, भारत को। पाकिस्तान के फेवर में 8-10% वोट पड़े, और बाकी जो है 90% से ऊपर वोट भारत के पक्ष में पड़े। तो सरदार पटेल ने थोड़ी सैनिक कार्रवाई कुर्रवाई करके इन दोनों को भी भारत में मिला लिया। हरि सिंह पहले मना कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के राजा, फिर उधर से पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, लड़ाई कर दी, तो हरि सिंह भी फिर परेशान हो गए, और लास्ट में उन्होंने भी 27 अक्टूबर 1947 को साइन कर लिए और विलय पत्र पे, और भारत के साथ ये भी मिल गए। तो फाइनली क्या होता है, जिस भारत को हम आज देख पाते हैं ना, अपने भारत को, हम हमारा प्यारा सा भारत, आज हम जिस भारत को जानते हैं, कुछ हमारे पास इस तरह का उसका मैप बनता है। तो ऐसा भारत हमारे पास जो वर्तमान में देखने को मिला है, ये भारत, ऐसा भारत हमें देखने को मिला है किसकी बदौलत, सरदार पटेल के बदौलत। क्योंकि सरदार पटेल ने जो है बहुत मेहनत की, तब जाके उन्होंने भारत का एकीकरण किया। इसीलिए इनको जो काम बिस्मार्क ने किया था जर्मनी के एकीकरण में, वही काम भारत में पटेल ने किया था भारत के लिए, और भारत के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत की स्थापना कर दी, जिसमें हमारे आज की डेट में 28 स्टेट और 8 यूटीज वगैरह है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल ने सेक्रीफाइस भी किया पॉलिटिकली। पहले पर्सनल लाइफ में सेक्रीफाइस करा, भाई को पढ़ाया, खुद घर में बैठे भाई को विदेश भेज दिया। फिर वाइफ एक्सपायर हो गई, लेकिन केस लड़ते रहे, यहाँ से इनकी डेडिकेशन का पता चलता है। फिर वो चाहते तो PM बन सकते थे, लेकिन अपनी कुर्सी किसको दे दी, नेहरू जी को। हालांकि इसमें एक दूसरा पेंच भी है, कहते हैं कुछ लोग कि शायद इसलिए उन्होंने जो है वो मना कर दिया, क्योंकि वो लंबे समय से अस्वस्थ भी चल रहे थे। 1948 में PM का चुनाव था, और 50 में उनकी 1-2 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि नेहरू को उन्होंने इसलिए प्रमोट किया क्योंकि सरदार पटेल अस्वस्थ चल रहे थे, तो वो इस स्थिति में नहीं थे कि बहुत विदेशों वगैरह में जा पाए, दौरे कर पाए, और उन्हें लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और 15 दिसंबर 1950 को, यानी आज़ादी के कुछ समय के बाद ही इनका 75 साल की उम्र में निधन हो गया था मुंबई में हृदयघात से। अच्छा, वर्तमान में इनका रेलिवेंस हमें क्यों लगता है भाई, इनका महत्व है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात सिखा गए सरदार पटेल हमें, वो सिखा गए एकता, यूनिटी, दूसरा अखंडता, तीसरा धैर्य, चौथा डिसिप्लिन, डेडिकेशन।
इन सब चीज़ों के लिए आज भी इनकी प्रासंगिकता उतनी है जितनी उस समय की डेट में थी। और उनको जो है वो समर्पित करने के लिए भारत में जो है गुजरात सरकार ने 2018 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने गुजरात स्टेट में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो सरदार पटेल को समर्पित है, यानी उनकी प्रतिमा है जो गुजरात में बनाई गई है, गुजरात के नर्मदा जिले में। और ये लगभग विश्व की जो है वो सबसे ऊंची मूर्ति है, 240 मीटर इसकी जो है हाइट है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे पहले चाइना के सबसे ऊंची मूर्ति थी जो 208 मीटर थी और वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। और कहते हैं जो इसमें जो है वो लगभग 3000 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा हुआ था। और वर्तमान में ये एक पर्यटन केंद्र भी है। और इन्होंने जो है कुछ लेख लिखे थे, जैसे एक इन्होंने लेख लिखा था भारत विभाजन, कि जब भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान के साथ तो उस समय की स्थितियां बयान करी कि उन्होंने किस तरह से हम एक दूसरे को काट रहे थे, हिंदू मुसलमानों को काट रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को काट रहे थे। जब ट्रेन भारत से पाकिस्तान जाती तो मुसलमानों की लाशें जाती, जब ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आती थी तो भारत हिंदुओं की लाशें आती थी। तो सारा वर्णन कर रखा है उन्होंने भारत विभाजन का। गांधी नेहरू सुभाष भारत की आर्थिक और विदेश नीति के ऊपर इन्होंने बड़ा लिख रखा है। फिर मुसलमान और शरणार्थी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है और कश्मीर के ऊपर इन्होंने अपनी एक अलग से पत्रिका निकाल की थी। अच्छा, सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न हम जैसे जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो उन्हें मरणोपरांत दिया गया था 1991 में। और उनके जो जन्मदिन को 31 अक्टूबर को भारत में अब सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, जो हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है कि हमें किस में, एकता के सूत्र में बांधना है। तो सबसे बड़ी बात है सरदार पटेल ने क्या करा, भारत को कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले व्यक्ति कौन है, सरदार पटेल है। तो समरी के रूप में हम क्या कहेंगे कि सरदार पटेल एक महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, एक दूरदर्शी और दूरगामी व्यक्ति और भारत में बहुत सारे कामों के लिए अग्रणी योगदान देने वाले महापुरुष हैं। अच्छा, कई बार एक आधा सवाल आता है कि सरदार पटेल को एक तो सरदार की उपाधि किसने दी और दूसरा आता है कि इनको लौह पुरुष की उपाधि किसने दी। तो देखिए, जब इन्होंने किया था बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली के महिलाओं ने इनको उपाधि देती है सरदार की। सरदार का मतलब होता है लीडर, जो दूसरों के काम करने के लिए हमेशा आगे रहता है, तत्पर रहता है। तो बारदोली के सत्याग्रह में 1928 को इनको उपाधि दी गई थी, किसकी, सरदार की। और जो लौह पुरुष की उपाधि है वो 1948 को दी थी, किसने, महात्मा गांधी ने। और किस कारण से दी थी कि देखिए इनके ऊपर भी कई तरह के दबाव बने होंगे, प्रेशर डला होगा, धमकियां मिली होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने अगर ठान लिया कि देश को ये करना है तो इन्होंने करके दिखाया। और फाइनली 1948 को भारत की 565 को रियासत को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।